तो गरीब बीमार के हक के बारे में मैं बात कर रही हूं, किस तरीके से सिस्टम गरीब बीमार आदमी का मजाक उड़ा रहा है वो मैं आपको बता रही हूं। असीमा बेगम दिल की बीमार औरत, इलाज के लिए सरकार से गुहार लगाई, 1500 रुपए का चेक भेजा गया सरकार की तरफ से और साथ में चिट्ठी कि जो पैसा बचे आप उसे वापस मत करिएगा, आप खर्च कर लीजिएगा उस पैसे को। शकुंतला देवी बीएचयू में चक्कर काटती रही अपने इलाज के लिए, सरकारी पैसे का इंतजार करती रही कि पहुंचेगा पैसा, उसके बिल का भुगतान करेगा, हुआ नहीं। आखिरकार शकुंतला को अपनी जमीन, अपना जेवर, अपना जमा पूंजी सब कुछ लगा देना पड़ा और फिर चेक पहुंचा, सरकारी चेक, लेकिन अस्पताल ने वापस कर दिया कि हमारा तो भुगतान हो चुका है। शकुंतला देवी आज खाली हाथ है। तो आखिरकार क्यों आम आदमी के साथ ये मजाक किया जा रहा है? क्यों आम आदमी को मजाक का पात्र बना के रख दिया है हमारे इस सिस्टम ने? सुभाष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जितने रिलीफ फंड है जिसमें से आम आदमी को बीमारी के इलाज के लिए पैसा दिया जाता है, वो सब डोनेशन, चंदे पर क्यों चल रहा है? क्यों बजटरी एलोकेशन नहीं है उसके लिए? देखिए, मैंने पीएम रिलीफ फंड के बारे में सारी नोटिंग निकलवाई थी कि ये रिलीफ फंड कैसे बना, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें किस तरीके से एलोकेशन होता है। तो ये सन 48 में जो पीएम रिलीफ फंड बना, इसमें उस समय जो सिस्टम था वही सिस्टम आज तक चालू है, जो कि अपने आप में गलत है। उस समय सिस्टम ये था कि कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी उस समय भी थी और आज भी है, उसका अध्यक्ष इसका एक पदेन सदस्य होगा, प्रधानमंत्री होंगे। जब इस कोष का नाम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है तो अब इसमें इस तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं होना चाहिए, इसमें विपक्ष का भी नुमाइंदा होना चाहिए। दूसरा, मैंने इसमें ये मालूम किया कि किस तरीके से मदद की जाती है। मैंने एक इस पे खास विशिष्ट व्यक्ति ने, श्री सोमनाथ चटर्जी जो उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने जिसके लिए पीएम रिलीफ फंड के लिए रिकमेंडेशन करी, वो सारी डिटेल मांगने की कोशिश करी, वो भी पीएम रिलीफ फंड वालों ने नहीं दी। ये तो मान लिया पीएम रिलीफ फंड अब ये पब्लिक अथॉरिटी है, पर ये डिटेल देने से मना कर दिया। और यहां तक कि मेरे को डॉक्टर बंसल, फिर ये पारदर्शिता, ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है इसमें? अब इसी का जवाब हमारे जो आज के देश के नेता हैं, ये ब्यूरोक्रेटन को देना है। क्योंकि देखिए, एक चीज तो है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी, और हमारे देश का जो हेल्थ बजट है वो संसार में सबसे कम है। हमारे देश की पॉपुलेशन संसार में सबसे ज्यादा है, जबकि हेल्थ बजट 0.9% जीडीपी का है। किसी भी डेवलप कंट्री में ये 10% से ऊपर होना चाहिए। अमेरिका जैसा कंट्री वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता सबको इलाज करने के लिए, और वहाँ सब लोग अपने आप को इंश्योर्ड रखते हैं जी। अगर आज कोई अमीर आदमी भी वहाँ चला जाए इवन, तो वो भी अपना इलाज नहीं कर सकता अगर इंश्योर्ड नहीं हो। तो हमारे यहाँ भी सरकार लेकिन देखिए ना, फंड्स बहुत कम है पर स्कीम्स इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी वो शायद उलझ के रखा जाए कि वो किस योजना का फायदा उठाए, किस योजना से कितनी राशि मिलेगी। बीमार आदमी वैसे ही है, इतना दिमाग कहाँ से लगाए, समझे पहले स्कीम्स को और फिर उसके तहत खाना पूर्ति करे, आगे बढ़े। नहीं, इसमें बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं कहना चाहता कि अगर इंश्योरेंस कंपल्सरी कर दी जाए जैसे कि अमेरिका में है, तो फिर हमें फंड के लिए जाना नहीं पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के पास जाना नहीं पड़ेगा। पर्सन की इंश्योरेंस है और जो खर्चा उसका उसमें लगेगा तो उसको मिलेगा। नहीं, देखिए, इंश्योरेंस हमारे देश में भी हम लोग देखे हैं कि इंश्योरेंस के नाम से सारी इंश्योरेंस कंपनी ये कह रहे हैं कि हम ब्लीड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। नहीं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स की भी हम बहुत चर्चा करते हैं। करेक्ट। आपने जो कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए, जितने जगह पे इलाज होता है वहां पे एक हेल्प डेस्क जरूर होनी चाहिए। आम आदमी जब आए उस हेल्प डेस्क उसको मदद करें ताकि उनका तुरंत एडमिशन हो, उनका सारे खर्चे के जो बोझ है उनको मालूम होना चाहिए वो डेस्क में, जो सरकारी तंत्र में चलना चाहिए उस डेस्क को, कि वो उसका कैसे भुगतान करेंगे, उनका इनकम लेवल क्या है, वो डिस्क्रिशनरी वो पावर ले ताकि वो रिकमेंड करके उस तंत्र को भेजे जहां पर भी वो कोक्स बना है, उनसे लाकर उस सरकारी अस्पताल या आपके प्राइवेट अस्पताल को दे। डॉक्टर अग्रवाल से मैं समझना चाहूंगी, डॉक्टर अग्रवाल, बिल्कुल इसमें अस्पताल जो है मुझे लगता है कि वो बहुत अहम भूमिका निभा सकता है आम आदमी की सहूलियत के लिए, क्यों नहीं निभा रहा है अस्पताल? 2-3 चीजें हैं। अगर हम ये लेके चले कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 आदमियों को 1 महीने में पीएम पोस्ट के लिए रिकमेंड कर सकता है, तो उसके हिसाब से 1 साल में जो 1 महीने में 500 अगर मैं एमपीज लेके चलूं
तो 1500 पेशेंट्स का इलाज पर महीने वो रिकमेंड कर सकते हैं। 12 महीने में 18,000 लोगों का। 18,000 लोगों को अगर मैं 1500 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो 18 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर 1 लाख से करूं तो 1800 करोड़ रुपए लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में सिर्फ पीएम फंड का 1800 करोड़ तो नहीं होगा, पीएम फंड में तो ज्यादा पैसा आता होगा। तो इसका मतलब है इनके पास ज्यादा पेशेंट्स को रिकमेंड करने की जरूरत है। लेकिन माई कंडीशन है कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक जैसे दिल्ली में 8 हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ 24 लोगों को अगर वो रिकमेंड कर सकता है तो वो कम है। ये नंबर बढ़ना चाहिए। दैट्स 1। 2, ये भी इंपॉर्टेंट हमें समझना पड़ेगा कि आज की डेट में पूरे इंडिया में सब गरीबों का इलाज सरकार नहीं कर सकती। तो सरकार को सिर्फ 2 ही काम करने चाहिए कि इंश्योरेंस कंपलसरी करे और जो इंश्योरेंस नहीं कर सकता उसका प्रीमियम भरे। अगर सरकार उसका प्रीमियम भरे। नहीं डॉक्टर अग्रवाल, मैंने आपसे वो सवाल ही नहीं पूछा था। मैं आपसे फंड्स के बारे में सवाल नहीं पूछ रही थी, मैं फैसिलिटेशन के बारे में आपसे सवाल पूछ रही थी। और मेरा सवाल यह था कि अस्पताल क्या भूमिका निभा सकते हैं। जो बात विजॉन मिश्रा ने कही कि क्या हेल्प डेस्क एक अस्पताल में नहीं हम सेटअप कर सकते, अस्पताल क्या कोई पॉजिटिव रोल नहीं निभा सकते, हम सारी जिम्मेदारी क्या सरकार पर ही डालेंगे, हम खुद क्या कर सकते हैं, ये जानना चाहती हूं। जैसे सरकार ने अभी रखा है कि CSR फंड के तहत आप 2% हर साल हर प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनी है उनको खर्चा करना चाहिए। जी, मेरा कहना है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। ये 2% क्या वो क्रिएट करके 2% वही कंपनी के डायरेक्टर के कोई ट्रस्ट के हैं, उन कंपनी के कोई ट्रस्ट है, उसमें आप डाल दे रहे हो और फिर घुमा फिरा के फिर वो व्यापार में ले आ रहे हो। ये सारी चीजों को रोकने के लिए आपको एक पारदर्शिता लाना चाहिए। स्वास्थ्य में कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है कि कहां पर खर्चा हो रहा क्या हो रहा हम उतने नहीं सोचने जाएंगे। पहले तो हमारे देश में जितने लोग हैं उनके स्वास्थ्य में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वो यदि पीड़ित है उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। और यदि जो लोग अमीर हैं, जिनको तनख्वाह दे रहे हैं सरकार ने, अच्छा उन लोग मतलब उनके पास इनकम है, वो सारे लोग इंश्योरेंस लें। बिल्कुल, जो बातें हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। हम ये बात मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार भी है, हम ये बात मान चुके हैं कि पारदर्शिता भी लानी चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फंड्स की कमी है, तो बजट को भी बढ़ाने की जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बजट आ रही है अभी जी। जितने अस्पतालों को फ्री लैंड दी गई है या कंसेशनल लैंड दी गई है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो आज की डेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सरकारी अस्पताल में अगर आपको सस्ती लैंड दी गई है और आपका कमिटमेंट है कि 10 से 25% लोगों को फ्री इलाज करना है, उसके अंदर में पेसमेकर, सर्जरी सब कुछ फ्री होनी चाहिए। ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चला आ रहा है, कोर्टों में चल रहा है, लोग स्टे ले लेते हैं, 10-10 साल का स्टे ले लेते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 40 अस्पताल जो है RTI एक्ट में डिक्लेयर हो गया चंडीगढ़ का, वो जाके स्टे ले आया। स्टे तो बहुत आराम से मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक बार और कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये सरकारी खर्चे पे जो ये लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं प्राइवेट या विदेशों में, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर दिक्कत यही है क्या, क्योंकि जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े अफसर हैं, उन्हें तो इस सबसे गुजरना ही नहीं पड़ता है, वो तो विदेश चले जाते हैं। जजों को भी नहीं गुजरना पड़ता। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजों के इलाज का खर्चा, मैंने बीमारी नहीं पूछी, वो सेक्शन 81E और 81J में एग्जेम्प्टेड हो जाती। मैंने सिर्फ इंडिविजुअल खर्चा पूछा था कि एक एक जज ने कितना कितना क्लेम किया, वो तक बताने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो अकाउंटेबल कहां से लाएगा? बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कि हमारी जो सरकार है वो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज पर ध्यान नहीं दे रही है। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनका इलाज 5 स्टार में या फॉरेन कंट्री में हो रहा है, और जो आम आदमी, गरीब आदमी है, या तो सरकारी अस्पतालों के चक्कर में रह रहा है, या जो जितने अनक्वालिफाइड लोग हैं पूरे देश के अंदर कई लाख की तादाद में, उनके पास वो मजबूर है इलाज कराने के लिए, क्योंकि सरकार अपनी सर्विसेज प्रॉपर नहीं दे पा रही है। सरकार को प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, हेल्थ पॉलिसी, और क्वालिफाइड लोगों को हर जगह भेजा जाए, हर जगह अस्पताल खोले जाए, डिस्पेंसरी खोली जाए। जिन इलाकों में रिमोट एरिया में, झुग्गी झोंपड़ी इलाकों में अगर डॉक्टरी अगर सरकार डिस्पेंसरी खोलेगी और डॉक्टर भेजेंगे तो वहां भी इलाज हो सकता है। विजय जी, क्या कोई विजन नहीं है सरकार के पास? एब्सोल्युटली। हम कहेंगे आप फूड सिक्योरिटी क्यों आपकी जल्दीबाजी रही जी? अरे पहले तो लोगों का जान बचाओ, पहले तो स्वास्थ्य सिक्योरिटी ले आओ। हम कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी के पहले तो स्वास्थ्य सिक्योरिटी, तो इसमें क्यों नहीं जल्दीबाजी कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज? मेरा कहना है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज को आपको बाध्य करना होगा कि चुनाव के समय उनके मैनिफेस्टो में आनी चाहिए कि सारे लोग, जितने हमारे देश के लोग हैं जो गरीब हैं, गरीबी खाली हम गरीब रेखा के नीचे नहीं, क्योंकि आज के दिन में गरीबी रेखा के नीचे का भी जो आंकड़े हैं वो सब
फज्ड है, वो सब गलत है। और मैं आपको एक वाकई में जो गरीब एक है, और अलग इशू बताता नहीं, हूँ लेकिन आपको। सुभाष जी पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो दिन कब आएगा हमारे देश में नहीं, अब आ भ्रष्टाचार गया। जो है, नहीं, दिन आ हमारे गया, देश में दिन आ गया। कालाधन जो है, शिक्षा भी कहीं ना कहीं, ये तमाम मुद्दे होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, चुनाव के अंदर, लेकिन स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, वो कभी बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? नहीं, आप लोग बनाएंगे, आप बनाए हो, आज लाए हो इस मुद्दे को, public तो हम लोग बहुत आभारी हैं कि आपने इस मुद्दे को लाए हो जनता के सामने चर्चा पे। और हम चाहते हैं कि इसी के दरमियान एक ऐसा अभियान लाएं, ऐसा जागरूकता लाएं कि हर व्यक्ति इसको डिमांड करे, क्योंकि 2014 में चुनाव होंगे। उस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी का पोजीशन हम लोग को लेनी चाहिए कि स्वास्थ्य को लेके वो कितना बजट में देंगे, ये जरूर लेनी चाहिए हम लोग। आपका हिंदुस्तान के गरीब आदमी को अगर अपने इलाज के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार है तो कहां जाए, वो किससे मदद मांगे? डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हिंदुस्तान के आम गरीब मरीज का हक क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लिव एंड राइट टू हेल्थ। कॉन्स्टिट्यूशन 21 बड़ा क्लियरली बोलता है। उसी के तहत में जब आप वोट देते हो तो उस काउंसलर की, उस एमएलए की, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है कि आपको वो हक दिलवाए। अगर आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, अपने काउंसलर को, अपने एमएलए को, अपने एमपी के घर में जाके बैठो और उनको फोर्स करो कि वो आपके केस को रिकमेंड करके आपका इलाज करवा के दें। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी बिजॉय जी, हक कैसे मिलेगा? हम तो बताते हैं कि आज हम लोग बड़ा सरल कर दिया है, 24 घंटे हेल्पलाइन खोल के रखे हैं, 1800114424। सरकारी तंत्र में भी कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने एक हेल्पलाइन चला रहा है 1800114000, जो एक्चुअली ये सब जो नहीं, तकलीफें लेकिन हैं। देखिए ना, ये हेल्पलाइंस आप बता रहे हैं, दरअसल जरूरत तो जागरूकता की है ना, कि लोगों तक पहुंचाई जाए। पहले तो हम चाहेंगे कि जितने लोग ऐसे पीड़ित हैं वो अपने नाम तो दाखिल करें ना, वो पीड़ित हैं, उनको मदद चाहिए और उनको मदद देने के लिए कोई नहीं है, तब ना हम लोग इस बात को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर उनके लिए राहत दिला सकेंगे। तो हम चाहेंगे कि आपके द्वारा जो हम लोग आज ये चर्चा रखे हैं, आम आदमी को, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, एक स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़कर एक सामाजिक रूप से इस हक को मांगना चाहिए और एक सबूत इकट्ठा करना चाहिए कि हमने मांगा, हमको किसी ने नहीं दिया और हमने गिरवी रखकर हमारे जमीन को हम अपने चिकित्सा किए, इस पैसे को हमको वापस दिलाइए और हम लोगों को वापस लाना होगा। यदि हमको सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे इस पैसे को वापस जैसा कि हमने शकुंतला जी के केस में देखा कि उन्होंने अपने पास से पैसे का भुगतान कर दिया था, अपनी जमीन बेचकर, जेवर बेचकर। क्या ऐसा कानून, ऐसी तरीके से बदलाव नहीं किए जाने चाहिए नियमों के अंदर कि कम से कम वो पैसा जो है, अगर देर से भी आ रहा है तो मरीज तक पहुंच जाए? 100% प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से वो पैसा जो वापस गया है, इट मस्ट गो बैक टू द पेशेंट। मुझे लगता है वो मिल भी जाएगा, लेकिन चीज एक व्यक्ति की प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रही। हमारे को अगर सोल्यूशन लेना है, सब चीजों के साथ साथ कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस हमारे देश में मैंडेटरी होनी चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी इंश्योरेंस का प्रीमियम सरकार को देना चाहिए, क्योंकि देखिए बीमारियां दो तरह की है। एक बीमारी तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या किडनी की प्रॉब्लम हो गई, एक जो डेली रूटीन के अंदर लोगों को बीमारियां हो रही हैं, उसका भी इलाज बहुत जरूरी है और वो भी बहुत कॉस्टली है, वो भी एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इंश्योरेंस का भी जो और रेगुलेटर इंश्योरेंस है, कंपनियां ऐसी होनी चाहिए मैं जो एक-एक लोगों करके को आप क्लेम लोगों वापस के पास करे। आ रही हूँ। सुभाष जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इच्छा शक्ति जो है उसकी भी बहुत ज्यादा कमी है? हम एमपी लैड फंड की बात करते हैं, उसका हमने क्यों ये धारणा बना ली है कि इसको सिर्फ सड़कें बनवाने के लिए, नालियां बनवाने के लिए इसी में खर्च करना है? वहां से भी तो आम आदमी को अगर मदद चाहिए सेहत के लिए तो वहां से भी तो पैसा खर्च किया जा सकता है। वो तो प्लानिंग कमीशन भी कह चुका, सोमनाथ चटर्जी भी कह चुके, वो तो करप्शन जनरेटिंग स्कीम है, वो भंग करके उसका पैसा हेल्थ सेक्टर में लगा दिया जाए और कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस में हम सब सहमत हैं। दूसरा मैं ये चाहूंगा कि इसमें भी समाजवाद आना चाहिए कि अगर सरकार अपने ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जजेस को अगर वो सुविधाएं दे रही है बाहर की, वो नहीं देनी चाहिए। वो भी सरकारी अस्पतालों से सुविधाएं लें और सारी सुविधा है हमारे देश में। सारे सुविधाएं हैं। आज बाहर के पेशेंट्स हमारे देश में आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ इलाज महंगा है। सभी का इस खास जी मॉर्गेज नाम की चीज, जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी है लेकिन पैसा नहीं है, वो बैंकों के अंदर में एक नई स्कीम आई है, रिवर्स मॉर्गेज, जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 60 या 62 साल से ज्यादा है तो आपको जिंदगी भर तक पैसा मिलता रहेगा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। ये स्कीम भी बहुत अच्छी है और हम बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन पैसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में